आज हम क्वेश्चन देखेंगे स्टॉक टेक बिफोर ईयर एंड का। अच्छा, अब थोड़ा सा आप क्लियर कर लें कि आफ्टर ईयर एंड में जो हम पहले रिकन्सिलेशन बनाते थे उसमें ऐड करते थे नेट सेल्स एट कॉस्ट और लेस करते थे नेट परचेजेस एट कॉस्ट, और एट ईयर एंड हमारी वैल्यू आ जाती थी। ठीक है जी, मतलब 1 लाख है, आपको वैल्यू गिवन है 10 जनवरी की और आपने 31 दिसंबर पे वैल्यू वापस जाना है, तो आप नेट सेल ऐड करते थे और नेट परचेजेस माइनस करते थे, तो आप ईयर एंड के स्टॉक पे पहुंच जाते थे 10 दिन वापस। अब अगर आपको रिवर्स क्वेश्चन है, आपने फॉरवर्ड जाना है, तो जो लेस करेंगे वो ऐड हो जाएगा, जो ऐड करते थे वो लेस हो जाएगा। सिंपल ये पॉइंट है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इसके साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आ जाएगा, और कोई इंपैक्ट नहीं है। सब सारा सिनेरियो वही है जो हमने पहले पढ़ा है, सिर्फ हमारा जो फॉर्मेट है वो जो ऐड हो रहा था वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस है वो ऐड हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले वीडियो में डिटेल में समझाया हुआ है, आप उसी को जरा दोबारा देखने ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कंसेप्ट। बट फॉल इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ट्रांजेक्शन ऑफ करीम स्टोर इज अवेलेबल। स्टॉक एट 30 नवंबर 2017 एट 825000। 30 नवंबर का स्टॉक गिवन है और हमने फाइंड करना है जी 31 दिसंबर का स्टॉक। नवंबर का गिवन है, दिसंबर का फाइंड करना है और ईयर सेम है, सेम ईयर है, तो डेफिनेटली बिफोर टाइम आपको स्टॉक गिवन है। सात अल्फाज में ओपनिंग स्टॉक गिवन है और आपने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना। ठीक है जी, तो आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस जमा होती हैं और सेल माइनस होते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाती है, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स आ जाते हैं। सेल आप माइनस करेंगे अगर उसकी कॉस्ट की वैल्यू आपको पता हो, क्योंकि ये भी कॉस्ट पे होता है, ये भी कॉस्ट पे होता है, इसकी कॉस्ट अगर आपको पता चले तो आप क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, बार हम क्वेश्चन करते हैं कि यदि स्टॉक एट कॉस्ट वॉज 825,000, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी स्टॉक कॉस्ट एट 30 नवंबर 2017 इज इक्वल टू, यहाँ पर रुपीज़ ले लेते हैं ऊपर, 825,000। अब सिंपल इसमें ऐड करेंगे नेट परचेजेस को और लेस करेंगे नेट सेल्स। सिंपल वर्किंग करनी हो तो वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग नंबर 1 और ये वर्किंग नंबर 2। अच्छा जी, सेल्स ड्यूरिंग दिसंबर 2017 वर 432,000। आगे सेल्स ड्यूरिंग दिसंबर 2017 इंक्लूडेड, इसमें शामिल है गुड्स कॉस्टिंग 36,000 सोल्ड फॉर 30,000। 36,000 की कॉस्ट थी, हमने बेची है 30,000 पे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने लॉस सफ़र किया है। ठीक है जी, मतलब सारी की सारी गुड्स हमने प्रॉफिट पे सेल नहीं की, कुछ हमने लॉस पे भी सेल की हैं। तो सादा अल्फाज में इस 4,32,000 के हमने 2 टुकड़े करने, तो 432 सीधा सीधा नहीं होगा, जितने कंपोनेंट इसमें डिफर करेंगे उन पर डिफरेंट कैलकुलेशन आएगी, उतने हम उसकी ब्रांचेज बना लेंगे टोटल सेल्स की। ठीक हो गया जी, तो हम यहाँ पे ज़रा सेल्स की वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग 1 हो जाएगी जी नेट परचेजेस की और वर्किंग 2 हो जाएगी नेट सेल्स की। लेकिन फिलहाल तो आपके पास टोटल सेल्स हैं, कितनी है जी 432,000, इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। तो पड़ेगा जी सेल्स एट लॉस और एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जो हमने लॉस पे बेची है चीज़ वहाँ पे भी सेल प्राइस आएगी और यहाँ पे भी सेल प्राइस आएगी डेफिनेटली। यहाँ पे सेल प्राइस आएगी जी 30,000, तो 432 में से 30 माइनस कर देंगे तो 402,000 आ जाएगी हमारी सेल। ठीक है जी, नॉर्मल सेल है। अच्छा जी, इसमें से आगे पढ़ते हैं। परचेजेज ड्यूरिंग द ईयर वर 270, ये वर्किंग नंबर 1 में लिख लेंगे जी, टोटल परचेजेस 270। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न ड्यूरिंग द सेम पीरियड वर 54,000 एंड 30,000। सेल रिटर्न है जी 54,000 और परचेज रिटर्न है 30,000। पहले तो परचेज रिटर्न लिख लेते हैं जी, लेस परचेज रिटर्न 30,000, तो नेट परचेज आ जाएगी हमारे पास 240,000। अच्छा जी, अब सेल रिटर्न जो है वो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे 54,000। अच्छा याद रखिएगा 2 तरह की सेल हैं, एक वो है जो लॉस पे हो रही है और एक वो है जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो रही है। हमें पता है सेल में से सेल रिटर्न माइनस होती हैं, लेकिन याद रखिएगा कि चूंकि सेल रिटर्न के बारे में कोई उसने नहीं बताया कि ये वो वाली हैं जो लॉस में आई हैं या प्रॉफिट वाली हैं, तो बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया जाएगा कि ये वो हैं जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे की थी जो वापस आ गई हैं। ठीक है जी, लॉस की जब स्पेसिफिक बात कर रहा है तो इस पर भी वो बात कर सकता था, सिंपल सी बात है, लेकिन उसने नहीं बात की, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल जो चीज़ें बेची थी वो वापस आई हैं। ओके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे जो चीज़ें सेल की हैं ना उसी में से माइनस करेंगे, जो चीज़ें हमने लॉस पे सेल की हैं उसमें कोई सेल रिटर्न को एडजस्ट नहीं करेंगे। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि टोटल सेल में से पहले सेल रिटर्न माइनस कर लें। फॉर एग्जांपल टोटल सेल जो हमें गिवन है उसको हम ऊपर लिख लें 432,000 लेस सेल रिटर्न 54, ऊपर माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 432,000 माइनस 54,000, 378,000। अब 378 में से 30,000 अलहदा कर लें और बाकी अलहदा कर लें, माइनस 30,000, 348 अलहदा कर लें। लेकिन अगर अभी इसका भी टोटल करेंगे तो 348 ही बनता है, चेक कर लेते हैं 402 माइनस 54, तो 348 बनता है। ठीक है ना, जैसे मर्जी कर लें आप, यहाँ पे करके बाद में उसके सेपरेट कर लें या पहले सेपरेट करके बाद में माइनस कर लें, लेकिन बाद में फिर आपने याद रखिएगा सेल रिटर्न हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस में से ही माइनस कर लें। तो ओवरऑल बेस्ट तरीका मेरा ख्याल है यही है आपके लिए कि आप सेल रिटर्न ऊपर ही माइनस कर लें और बाद में उसके हिस्से कर लें
348,000 ये नॉर्मल सेलिंग प्राइस वाले आ जाएंगे और ये लॉस वाले आ जाएंगे। अच्छा, आपको पता है कि जब नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट आती है, लेकिन जब आपने लॉस पे चीज़ें बेची हैं तो वहाँ पे लॉस होगा, लॉस को ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगी। ठीक है, ये बात आपने इसी तरह से याद रखनी है। सेल प्राइस में प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो माइनस करेंगे तो कॉस्ट आएगी, लेकिन अगर कोई चीज़ आपने लॉस पे बेची है तो उसमें लॉस ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगी। वैसे उसने आपको लॉस वाले सेल्स की कॉस्ट दी तो हुई है क्वेश्चन में, जैसे उसने बताया कि कॉस्ट थी उसकी 36,000, इसकी तो सीधी उसने आपको कॉस्ट दी हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी और क्वेश्चन में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, वो आपको लॉस की वैल्यू दे, कॉस्ट ना दे, तो याद रखना कि वो सेल जो आपने लॉस पे की उसमें लॉस ऐड करेंगे तो कॉस्ट निकलेगी। सीधी सी बात है कि कॉस्ट ज़्यादा थी, सेल प्राइस कम होगी तभी तो लॉस हुआ है। कॉस्ट 36,000 की थी, सेल प्राइस 30,000 तभी तो लॉस हुआ है। तो कॉस्ट डेफिनेटली उस सिनेरियो में ज़्यादा होगी और सेल हमेशा कम होगी लॉस के सिनेरियो में। ठीक है जी, बराबर। अब यहाँ से हमें प्रॉफिट माइनस करना है। प्रॉफिट की कैलकुलेशन देख लेते हैं, उसने हमें क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्रीम्स ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25%। अब ये मार्जिन है, मार्जिन किस पे होता है, सेल पे होता है, ये बात याद रखनी है, 25% है। अब सिंपल पॉइंट ये है कि प्रॉफिट है 25%, चूँकि ये सेल पे होता है तो सेल होगा 100%, तो कॉस्ट हमारी हो जाएगी 75%। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 25% सेल का है तो वो तो सीधा सीधा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए तो मेरे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। हम क्या करेंगे, 348,000 का सीधा सीधा 25% ले लेंगे तो 87,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। मसला तो उस वक्त होगा जब 25% कॉस्ट का होगा। ठीक है जी, अगर सेल का सीधा सीधा मार्जिन दिया हुआ तो वो सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो माइनस करेंगे 348 में से 87,000, 348 माइनस 87 हमारे पास आ जाएगा जी 261,000। ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो अब जो नेट सेल एट कॉस्ट बनती है वो 36,000 प्लस 261,000, ये दोनों इकट्ठी हैं, इनको हम जमा कर सकते हैं। नेट सेल एट कॉस्ट 261 प्लस 36 297, ये हम लिख लेंगे वर्किंग नंबर 2 के लिहाज से। यहाँ पे 297,000 ये माइनस हो जाएगा और नेट परचेजेज हमने निकाली थी 240,000 की, वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड होता है ये और ये लेस होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं जी, कैरेज आउट ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटिंग टू 12,000। अब यहाँ पे ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीरियोडिक सिस्टम में कैरेज आउटवर्ड की एंट्री क्या होती है। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड याद रखिएगा, पहले इसका मतलब याद रखिएगा कि कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन सेल्स, इसका इन्वेंट्री से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी एसओसीआई में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्डिंग होगी, इसका हमारे स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है। अच्छा, अब इसी के साथ एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर कैरेज इनवर्ड भी होता, कैरेज इनवर्ड भी होता कि परचेजेस की थी उसके ऊपर खर्चा आया है, तो याद रखिएगा उसकी एंट्री पीरियोडिक में याद रखनी है, क्योंकि ये पीरियोडिक सिस्टम का मसला है। पीरियोडिक सिस्टम में कैरेज इन की अलहदा से एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैरेज इनवर्ड डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है जी, इसका कैरेज इनवर्ड का अलहदा अकाउंट बनता है, इसका स्टॉक अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, ये स्टॉक में नहीं जाएगा। ठीक है जी, ये एंट्री आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि कैरेज इनवर्ड पीरियोडिक सिस्टम में जो एंट्री होती है, कैरेज इनवर्ड का अलहदा से अकाउंट बनता है, कैश क्रेडिट होता है, लेकिन परपेचुअल में स्टॉक में जाता है, पीरियोडिक में ये स्टॉक में नहीं जाता, इसका कोई स्टॉक से लेना देना नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में कैरेज आउटवर्ड आ जाए या कैरेज इनवर्ड आ जाए, दोनों का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, तो याद रखिएगा एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन में एक आधी लाइन ऐसी ज़रूर देगा जिसका सवाल से कोई लेना देना नहीं होता। तो बहरहाल ये इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगी, आपने जितनी पॉसिबल एडजस्टमेंट करनी थी वो कर ली है, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ये 25,000 प्लस 240,000 माइनस 297,000, आंसर आता है 768,000। ठीक है जी, अब ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक है एट ईयर एंड 31 दिसंबर, कितनी है जी 768,000। अच्छा, अब क्वेश्चन में उसने कहा था यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में देखें कोई एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एनआरवी की एडजस्टमेंट होती तो इसमें से वो एनआरवी वाला पॉइंट माइनस करने के बाद वैल्यू आनी थी। चूंकि इस क्वेश्चन में कोई एनआरवी की एडजस्टमेंट नहीं है तो कॉस्ट ही हमारी वैल्यू होगी, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो लिहाजा कॉस्ट ही हमारी लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी होगी और यही वैल्यू हमारी एसओएफपी में जाएगी, क्योंकि इसका मतलब यही होगा डेफिनेटली कि कोई डैमेज हुआ ही नहीं, हमारी तो जितने भी स्टॉक पड़ा हुआ है वो नॉर्मल सेल पे सेल हो रहा है, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल हो रहा है। ठीक है जी, तो लिहाजा हमारा ये यहाँ तक आंसर है, इसमें और कोई भी एडजस्टमेंट हमने नहीं करनी।